हे गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल इंटेलेक्चुअल ट्राइब। दिस इज़ कुलदीप और मैं आज आपके सामने लाया हूँ एडिटोरियल पेज जो है इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन वाला सेक्शन। और आज एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर हमारे पास में दो एडिटोरियल्स हैं। एक बाय ऑयल प्राइजेस आर फॉलिंग बिलो जीरो एंड सेकंड जो एडिटोरियल है वो केरला गवर्नमेंट को लेके एक कंट्रोवर्सी जो भी क्रिएट हुई है। हाई कोर्ट ने एक वर्ड उनको एक गाइडलाइन फॉलो करने को बोला है, एक डिटेल्स प्रोवाइड करवाने को बोला है। तो वो क्या चीज़ को लेके, ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ एनालिसिस होगा इनका। अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। और आई होप कि जो पुराने वीडियो हैं वो भी आपने देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप थम्स अप कीजिए, अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उन्हें इम्प्रूव करूँगा जल्दी से जल्दी। और चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो। तो अचानक से हम इस टॉपिक पे कैसे आ गए, ये देखने वाली बात है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो सबसे जो बड़ी चीज़ हुई 20 तारीख को वो हुई WTI मार्केट प्राइस फॉल। अब WTI क्या है? हम वेस्ट टेक्सास इन्वेस्टमेंट करके एक मार्केट है, जो एक बेंचमार्क ऑयल होता है यूएसए के अंदर। यूएस जो मार्केट है वहाँ पे WTI ऑयल होता है। जैसे क्रूड ऑयल के अंदर ब्रेंट ऑयल भी होता है, WTI ऑयल भी होता है और भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं। तो यूएसए के अंदर जो मेजर यूज़ होता है वो WTI ऑयल है। तो होता ये है कि सडनली यूएस के अंदर प्राइसेस इतना गिरने लगते हैं 20 तारीख को, 20 अप्रैल 2020 को, कि वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं और सबसे बिलो अपने -40 तक प्राइजेस चले जाते हैं। ऐसा कभी भी यूएस हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला। यूएस का जो शेयर मार्केट है वहाँ पे कभी भी इस तरीके का फॉल देखने को नहीं मिला। इससे पहले जो फॉल देखने को मिला था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखने को मिला था। लेकिन इस टाइप का फॉल अनप्रेसिडेंटेड था, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं करी थी, या फिर ऐसा कुछ कोई भी अज्यूम भी नहीं कर सकता था कि इस तरीके से ऑयल के प्राइस फॉल करेंगे। कम होना था वो सबको पता था, कम हो रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन इस तरीके से -40 तक चले जाना तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और इसीलिए अचानक से ये डिस्कशन का टॉपिक बन गया सभी जगह पे। तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे कवर किया और उसका पूरा एक इन डेप्थ एनालिसिस हमारे सामने आज इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है। तो होता ये है कि कभी कभी जो ये कमोडिटीज़ होती है, कमोडिटीज़ वो नहीं होती है कि आप वेस्ट घर के कचरे की तरह होती है। अगर आपके काम नहीं आ रही तो आप फेंक दोगे, तो आप इनको फेंकते नहीं हो, इनकी प्राइसेस नेगेटिव हो जाती है, लेकिन आप इनको फेंकना चालू नहीं करते हो। तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो अगर आपको इसके और एग्जांपल देखने हैं तो आप देख देख सकते हैं। जैसे गैसोलीन का लास्ट ईयर मई में यूएस के अंदर ही प्राइस नेगेटिव में चला गया था। तो गैसोलीन के साथ ऐसा हुआ था। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि कैश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है आजकल। आजकल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कई जैसा जापान है या फिर यूरोपियन नेशंस हैं, वहाँ पे बैंक अपना पैसा जमा करने का चार्ज काट रहा है, आपसे इंटरेस्ट ले रहा है बजाय कि आपको पे करने के। इंडिया में जब भी आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे, अपने पैसे जमा करवाएंगे, तो आपको उसके बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इसकी वजह से आपको पैसा पे करना पड़ता है बैंक के अंदर रखने का। सर्विसेज का पैसा बिल्कुल अलग पे करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वही नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होती है और ग्रोथ भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, कि बिल्कुल आप देख नहीं पाएंगे, सिर्फ इकोनॉमी रन कर रही होती है और एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उस वजह से ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करते हैं खुद को फंक्शनिंग करवाते रहने के लिए। तो ऐसा आपको अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। डेवलपिंग कंट्री में ये सिचुएशन आपको, जो बैंक वाली मैंने बताई नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की, वो आपको हमारे इंडिया जैसे कंट्री में तो नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अब अगला जो हमारी क्वेश्चन आता है, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे फिक्स किए जाते हैं, किस तरीके से ऑयल की प्राइसेस की फिक्सिंग होती है, क्या चीज़ें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो मेजरली जो इसकी प्राइस फिक्सिंग होती है वो होती है उसके सप्लाई और डिमांड के ऊपर, जैसे नॉर्मली चीज़ों की होती है। लेकिन यहाँ पे जितने भी जो सप्लायर्स हैं वो मिलके डिसाइड करते हैं कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, और उनके प्रोडक्शन से डिसाइड होता है कि उनकी रेट क्या होगी। तो प्राइस का जो फिक्सिंग का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करेगा उसके ऑयल प्रोड्यूसर्स पे। तो ऑयल प्रोड्यूसर्स जितना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते रहेंगे, अगर डिमांड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस कम होगी। लेकिन अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है प्राइसेस ज़्यादा होंगी। तो आपको प्राइसेस का जो बेसिकली एक हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा, आप यहाँ तो खैर मैप में है नहीं, लेकिन आप समझेंगे तो आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर भी कई बार पेट्रोल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ करते थे 2011-12 के आसपास। तो तब आपको ऑयल मार्केट के अंदर पीक देखने को मिलेगा। तब $120 तक ऑयल के प्राइस होते थे, $135 तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जो कि आज सिर्फ $20 डॉलर पे रह गए हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त की गवर्नमेंट कितनी अनलकी रही थी, और आज की गवर्नमेंट हम कहें कि इस मामले में तो एटलीस्ट लकी है कि 2014 के बाद से उन्होंने इतना सर्ज नहीं देखा है कभी भी, इतने हाईएस्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस नहीं देखे हैं जो शुरुआत में 13-14 के बाद से गिरने शुरू हो गए थे क्रूड ऑयल के प्राइस, और ये 30 के आसपास आ गए थे, उसके बाद बीच में फिर से बढ़ के ये 60-70 तक चले गए, और अभी फिर से हम देख रहे हैं कि ये फॉल करके 35-30 के अराउंड आ गई। तो ये इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो एनर्जी कंज्यूमिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऑयल मिलेगा, आप एनर्जी जनरेट करेंगे, आपकी इकोनॉमी रन करेगी। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी है जो आप डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए खास तौर पे। और ऑयल फिक्सिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होंगे वो सारा डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से ऑयल के प्राइसेस फिक्स किए जाते हैं। तो आप जब देखेंगे कि 1960s-70s के आसपास, तब आपको सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसर देखने को मिलेंगे, वो अरब कंट्रीज़ में मिलेंगे। अरब कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया है, इराक, ईरान, वेनेजुएला वगैरह। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री है, लेकिन उसके अलावा जो मेजर आपको पोर्शन चंक मिलेगा वो आपको गल्फ रीजन के अंदर मिलेगा। गल्फ रीजन के अंदर मेजर ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे इन लोगों ने ऑयल की प्राइस कंट्रोल के लिए एक ओपेक नाम का इंस्टीट्यूशन बनाया। तो इस ओपेक नाम के इंस्टीट्यूशन को आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म देखेंगे थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो यहाँ पे जब मैंने बताया कि इस रीजन के जो भी कंट्रीज़ थे, और बाद में दूसरे रीजन के कंट्री भी, वेनेजुएला, इंडोनेशिया भी, और इन सब ने मिलके एक ग्रुप बना रखा है, और ये लोग इसके अंदर ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे ऑयल का और क्या रेट प्राइस तय करना है। ये सब ये ओपेक के थ्रू करते हैं। ओपेक का हेडक्वार्टर याद रखिए वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया का बिल्कुल भी इससे लेना देना नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया ओपेक का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपको वियना में देखने को मिलेगा। इसका बेसिक सा रीज़न है कि अरब कंट्रीज़ जो मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं वो बैंकिंग को गलत मानते हैं इस्लाम के अंदर, कि बैंकिंग नहीं होना चाहिए, और इसलिए उनके वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो उतना रोबस्ट नहीं है। इसी वजह से उनको ऑयल होने के बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर बैंकिंग सिस्टम की वजह से डिपेंड होना पड़ता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको शायद नया लगेगा सुनने में, लेकिन ये सच है। तो ये डिपेंडेंसी होती है, और बाकी कंट्रीज़ के साथ में भी यही प्रॉब्लम है कि उनकी जो ओवर डिपेंडेंसी है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वो यूएस और यूरोप के ऊपर, इसीलिए उनकी पॉलिसीज सबको फॉलो करनी पड़ती है। वो इजीली सैंक्शन लगा देते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर। ईरान के साथ भी यही हो रहा है कि सैंक्शन लगने की वजह से वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसके अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन वैसे आपको पता चलता रहेगा। अब ये जानते हैं कि कहाँ से आपको ये ट्रबल्स शुरू होती है, किस तरीके से अचानक से ऑयल के प्राइस गिर जाते हैं और क्यों गिरते हैं, ये भी हम जानेंगे आगे। तो शुरू होने का वक्त आता है कि मार्च की जो शुरुआत है, उस वक्त पे दो जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, रशिया और सऊदी अरेबिया, इन लोगों के बीच में जो एक अकॉर्ड होता है या एक अंडरस्टैंडिंग होती है ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर और उसकी प्राइस को लेकर, वो टूट जाती है। और होता ये है कि ये अपने प्रोडक्शन कट्स को लेकर बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। दोनों कंट्रीज़ अपना प्रोडक्शन लेवल सेम बना के रखते हैं, और प्रोडक्शन लेवल सेम रखने के साथ में ये अपनी प्राइसेस कम कर देते हैं। अब जैसे ही प्राइस कम होती है तो मार्केट में अपनी डिमांड को बना के रखने के लिए ये प्राइसेस कम तो करते हैं, लेकिन कोविड-19 हिट कर देता है बीच में, कोरोना वायरस आ जाता है अचानक से। जो ग्लोबली ऑयल की डिमांड है वो कम हो जाएगी बिल्कुल, और डिमांड कम होने के साथ ही इन लोगों का जो वॉर है वो बढ़ता जाएगा, ये और अपनी प्राइसेस कम करते जाएंगे। और हम देखेंगे मार्च के एंड तक जो प्राइस $60 थी वो गिर के $35 के आसपास आ जाएगी, $35 प्रति बैरल। तो ये एक बड़ा शार्प फॉल होता है। ये काफ़ी बड़ी बात है कि आपको इतना तगड़ा फॉल अचानक से देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसमें हिट मारा वो आखिर में कोरोना वायरस ने मारा, क्योंकि वैसे भी जो स्ट्रेटजी वो लोग फॉलो कर रहे थे वो वैसे भी सस्टेनेबल नहीं थी, लेकिन अचानक से डिमांड का कम होना ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये चीज़ होना एक सरप्राइजिंग चीज़ थी उनके लिए भी, रशिया और सऊदी अरेबिया के लिए भी। तो यहाँ पे कोविड-19 का एग्जैक्ट इफेक्ट क्या रहा वो अब देखते हैं। तो कोविड-19 की वजह से मैंने बताया कि दोनों की हालत खस्ता होगी। जो अपना उनका चार्जेस थे जो वो उनका एक प्रोडक्शन में लग रहे थे, प्रोडक्शन चार्जेस भी वो निकाल नहीं पा रहे थे अपना। तो जब आपका प्रोडक्शन चार्जेस भी आप खुद से बना नहीं पाओगे, या फिर उसका भी आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे, या फिर यूँ कहो कि उसको भी सस्टेन नहीं कर पाओगे अपने प्रोडक्शन को भी, तो इसके बाद तो आपको डील करनी ही पड़ेगी। तो यहीं पे डील होती है सऊदी अरेबिया की और रशिया की। ट्रम्प की एग्री उसकी गुंजाइश पे ट्रम्प की कि आप लोगों को डील कर लेनी चाहिए, और वो लोग मिलकर डील करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग 10 मिलियन बैरल हर दिन का कम करते हैं प्रोडक्शन, $10 मिलियन, यानी 1 करोड़ बैरल एक रोज़ का 1 करोड़ बैरल वो लोग कम करेंगे। और इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डील आती है वो अप्रैल के सेकंड वीक में मिलेगी आपको। तो अप्रैल का जो सेकंड वीक है ये काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि एक महीना जब मार्च के अंदर ही ग्लोबली पूरा पेंडेमिक फैल चुका है, शटडाउन्स हो रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे सारा का सारा जो कंजम्पशन है वो ख़त्म हो गया है, लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है।
तो अचानक से डिमांड पूरी की पूरी गिर चुकी है, और जबकि ये लोग 1 महीने से अपने जो ऑयल वॉर है उसको लेके चल रहे थे। तो अचानक बाद में जाके जब इन लोगों को समझ आया कि हाँ, हमें अब सुधरना पड़ेगा या फिर अभी अपना प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा, तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। ऑलरेडी इन्होंने इतना ऑयल प्रोड्यूस कर दिया है कि मार्केट में लोगों के पास जितने भी जो अपने रिजर्व थे, टैंक थे, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके पास, वो सारे भर चुके हैं। अब उनके टैंक्स कंट्रीज़ के ऑलरेडी भर चुके हैं, तो इनका जो कंजप्शन आज जो हो रहा है वो भी इनके लिए सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ब्रांड ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे कि अचानक से गिरने लगे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि जो मंडे को क्या होता है अचानक से ऐसा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस -40 तक चले जाते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, WTI क्रूड ऑयल के जाते हैं, ये ब्रांड ऑयल के नहीं जा रहे हैं। WTI बेसिकली क्या है कि यूएस के अंदर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, यूएस का एक बेंचमार्क है यूएस मार्केट के अंदर। इसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन ये होती है इसकी कि ये लो लो सल्फर होता है, तो इस वजह से ये गैसोलीन बनाने के काम आता है। इससे ज़्यादा आप डीजल नहीं बना सकते। डीजल के लिए आपको ब्रांड ऑयल यूज़ करना पड़ता है। तो ब्रांड ऑयल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए WTI ऑयल वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये गैसोलीन बनाने के काम आता है WTI, और वो यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूएस के अंदर भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यूएस अभी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है क्रूड ऑयल का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हाँ, आपने आगे शायद पढ़ा होगा कि यहाँ पे लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है वो आपको यहाँ पे सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा। 1 मिनट में अंडरलाइन कर देता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे आपको 10% का जो टोटल वर्ल्ड का एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरेबिया करता है। लेकिन वो एक्सपोर्ट करता है, तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यानी जो जहाँ पे उत्पाद होता है वो हमारे सामने यूएस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको यूएस देखने को मिलेगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 2018 के बाद से। लेकिन उनका जो इकोनॉमी है वो भी कंजप्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो इस वजह से आप देखेंगे कि जो एक्सपोर्टर है वो सबसे बड़ा भी यूएस नहीं है। तो यूएस पहली बार कोई प्रेसिडेंट ऐसा आया यूएस के अंदर, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस को बढ़ा रहा है, उनके प्राइसेस को बढ़ाने के लिए पुश कर रहा है। आज से पहले यूएस को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता था, इसलिए वो यही चाहते थे हर बार इलेक्शन ईयर्स में कि प्राइसेस कम रहें, हमको वोट बैंक अट्रैक्ट हो, प्राइसेस लो रहेंगे तो लोगों को हम सस्ते दाम पे एनर्जी प्रोवाइड करवाते रहेंगे, गैसोलीन वगैरह पेट्रोल वगैरह सस्ता रहेगा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएस ने 2018 के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में सबसे आगे निकल गया यूएस प्रोडक्शन में। और अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो यही चाहते हैं कि ऑयल के प्राइस हैं जो मेंटेन रहे, वो गिरे ना, और उससे उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। इसीलिए उन्होंने ईरान जैसे कई कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया का जो ऑयल का मार्केट है उस पर सैंक्शन लगा दिया कि भाई आप ईरान से ऑयल नहीं खरीदोगे, आप वेनेजुएला से ऑयल नहीं खरीदोगे। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस का, ऐसे सैंक्शंस का आपको सीधा क्लियर कट रीज़न यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक जो दूसरी कंट्री है वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए दूसरे और कंट्रीज़ को प्रेशराइज करती है। तो ये वो यूएस का वर्ल्ड मार्केट में एक जिसकी लाठी उसका भैंस वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो सच है, हम चाहे माने ना माने। अब मंडे को क्या होता है यूएस मार्केट के अंदर, वो चीज़ हमारे सामने थी। मंडे को 20 तारीख को आखिरी दिन होता है मई महीने के कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का। अब होता ये है कि जब भी आप ऑयल खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अचानक से जाके क्रूड ऑयल को खरीद लेंगे, आज बोलेंगे कि मुझे उतना चाहिए तो आपको उतना मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है कि मैं इतनी डिलीवरी उस महीने के लिए लूँगा, इतनी डिलीवरी उस महीने के लिए लूँगा। तो ऑलरेडी जैसे अभी भी नवंबर की सेल्स चल रही है, नवंबर महीने की क्रूड ऑयल की, जून महीने की क्रूड ऑयल की सेल चल रही है। लेकिन होता यह है कि मई महीने के जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बिके हुए भी वापस बिकने के लिए आ जाते हैं मार्केट में, और उसके अलावा जो नए कॉन्ट्रैक्टर जो बचे हुए होते हैं वो भी बिक नहीं पाते हैं। अब उसका क्लियर कट रीज़न मैंने जैसे आपको बताया कि कोरोना वायरस का फैलना है। यहाँ पे अचानक से कंजप्शन ख़त्म हो गया है, डिमांड आ नहीं रही है मार्केट में, और ऑलरेडी जो उनके पास टैंक है, रिजर्व्स हैं, ओशियन में जो शिप्स खड़े हैं, ट्रेन्स हैं, वो सब भरी हुई है। जो ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम थे वो भी अभी ऑयल से भरे हुए हैं। तो उन लोगों के सामने प्रॉब्लम ये है कि स्टोरेज कहाँ है, उनके पास स्टोरेज नहीं है। तो इस वजह से क्रूड की प्राइसेस अचानक से गिरते हुए देखने को मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, आप बोलेंगे कि अचानक से ये जो प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा रोक क्यों नहीं देते, पूरा प्रोडक्शन रोका भी तो जा सकता है। लेकिन प्रोडक्शन को रोकना एक तरीके से वायबल तरीका नहीं होता किसी भी फर्म के लिए, क्योंकि रीस्टार्टिंग कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है मशीनरीज़ का। जैसे आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, लेकिन जो ट्रेन का इंजन भी होता है उसको 1 दिन तक लगातार चालू रखना पड़ता है, तब जाके वो मशीन गर्म होती है और उसके बाद वो यूज़ में आता है। तो इस तरीके से आप सोचेंगे कि एक हम सिर्फ ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी रिफाइनरीज़ हैं या फिर बड़े बड़े जो ऑयल के जो कुएँ, तेल के कुओं से जो निकालने वाली मशीनें हैं, उनको कितना चालू रखना पड़ता होगा, उनकी रिस्टार्टिंग कॉस्ट कैसे होती, इसके बारे में तो हम आइडिया वैसे ही सिर्फ सोच के लगा सकते हैं। एग्जैक्ट हमको एस्टिमेट तो नहीं होगा, लेकिन हम सोच सकते हैं कि कितना ये कॉस्ट उनके लिए हैवी हो सकता है, जो भी कंपनीज हैं उनके लिए। तो इस वजह से उसका शटडाउन क्लियर, जो आप शटडाउन नहीं करते हैं कभी भी। और एक दूसरा रीज़न ये होता है कि जब आप अपनी दुकान ही बंद कर लेंगे
तो जो आपके कम सामान लेने वाले भी जो कंज्यूमर हैं, जो आपके बायर्स हैं, वो दूसरी जगह चले जाएंगे। और एक बार बायर दूसरी जगह चला जाता है तो उसको वापस अपने यहाँ पे लाना आसान बात नहीं होता है, तो अपना वो मार्केट स्पेस ना खोदे। इस वजह से भी कई फर्म्स ऐसा नहीं करती है कि पूरी तरीके से अपना प्रोडक्शन है उसको श्रिंक कर दें या फिर पूरी तरीके से अपना प्रोडक्शन बंद कर दें। ठीक है। उसके बाद में आपको आगे चल के देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में हम ऑयल प्राइस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। तो फ्यूचर के अंदर बेसिकली अभी तो यही समझा जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 20 तारीख लास्ट डेट थी, तो 20 तारीख के बाद ही आपको 21 तारीख को अचानक से सर्ज भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप शायद मैप में देख पा रहे होंगे कि 20 तारीख को WTI गिरता है और उसके अगले दिन वापस से सर्ज भी देखने को मिल रहा है। तो यानी वो सर्ज इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि उसके जो आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले महीनों के जून वगैरह के हैं, इसलिए उनकी प्राइसेस वापस से उठ गई है। लेकिन मई महीने के कॉन्ट्रैक्ट है उनको कोई नहीं खरीदना चाह रहा है क्योंकि उनकी डिलीवरी लेने में उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ये सिंपल सा रीज़न है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में ये है कि 20 से $35 के बीच में प्रति डॉलर क्रूड ऑयल का प्राइस रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी भी है कि 30% तक जो अगले क्वार्टर में ये ऑयल का कंजम्पशन गिर सकता है। तो 30% तक अगर गिर जाता है ऑयल का कंजम्पशन, तो हो सकता है कि हमको ऐसी सिचुएशन फिर से देखने को मिला जहाँ पे माइनस में ऑयल की प्राइसेस जाएंगे। लेकिन ये बेसिकली डिमांड सप्लाई के मिसमैच के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कितना फ्लक्चुएट करते हैं। ये बेसिकली डिमांड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब इंडिया के लिए यहाँ पे क्या छुपा है, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा इसका, वो जानेंगे हम। इंडिया बेसिकली मैंने बताया कि ब्रेंट ऑयल कंज्यूम करता है। इंडिया के अंदर WTI ऑयल का कुछ रोल है नहीं है, तो इंडिया को ब्रेंट ऑयल से ही फ़र्क पड़ता है। तो ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस अचानक से इतने गिरे नहीं, हाँ थोड़ा सा फ़र्क आया था, वहाँ पे प्राइसेस गिर के $26 तक आ गए थे। तो अब ब्रेंट ऑयल के गिरने से इंडिया को दो तरीके से फ़ायदा हो सकता है। या तो गवर्नमेंट जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक, इंडिविजुअल कंज्यूमर तक पास कर दे, पेट्रोल और ये डीजल के प्राइसेस हैं उनको कम कर दे। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे और खुद का रेवेन्यू बढ़ा दे। खुद के रेवेन्यू जो डेफिसिट्स हैं, फिजिकल डेफिसिट्स हैं, उनको भरने का एक तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से जो एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, वो कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंट्री के फेवर में ही होता है, तो उसमें कुछ इतना बुरी बात नहीं है। लेकिन कई कई बार आप बेसिक सा क्वेश्चन भी आपके दिमाग में पिंग करता होगा कि हमारे सामने जब $30 का ऑयल मिल रहा है तब भी हमें $80 पे करने पड़ रहे हैं, $130 का मिल रहा था तब भी हमें $80 देने पड़ रहे थे, तो क्या हो रहा है ऐसा अचानक से। तो आपको समझना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको ऑयल पे सब्सिडी मिलती थी, यानी आपका जो ऑयल खरीद रहे हो आप, उसका पैसा गवर्नमेंट देती थी। और आज जो आप ऑयल खरीद रहे हो उसके अंदर आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, आप गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी दे रहे हो और टैक्सेस दे रहे हो, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बेनिफिट होता है। यानी आप मान के चलिए कि कम से कम जो ऑयल का प्राइस है वो 30 के करीबन ₹30 आप पर लीटर होता है एस्टिमेटेड, और उसके ऊपर जो भी आप देते हो लगभग 30-40 रुपये टैक्स देते हो, और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और ये हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में यूज़ होता है। लेकिन वो और भी तरीके हैं। आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कम होने के बाद भी हम तक बेनिफिट क्यों नहीं ट्रांसफ़र होते हैं ये। उसके बाद में अगला आर्टिकल हमारा आ रहा है कि वाई केरला गवर्नमेंट हैज़ बिन टेकन टू कोर्ट ओवर डील विद US टेक कंपनी। तो क्या डील है, क्या टेक कंपनी अचानक से केरला के साथ में जो इतना बढ़िया से डील कर रहा है अपने कोरोना वायरस के साथ में, क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये हम जानेंगे। तो केरला गवर्नमेंट ट्यूसडे को केरला का हाई कोर्ट ट्यूसडे को अलर्ट करता है कि आपने एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी है 24 तारीख तक, और उसके अंदर आपको 2-3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं कि आपने क्यों लॉ डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना एक जो US की टेक कंपनी है उसके साथ डील साइन करी, क्यों आपने एक फॉरेन कंपनी के साथ में डील साइन करी, और क्या आपने जो डेटा प्राइवेसी है उसका ख्याल रखा या नहीं रखा। इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। अब क्या कंट्रोवर्सी है, क्या डील है, वो हम समझते हैं। पहली बात तो डील क्या चीज़ है। तो एक स्प्रिंकलर नाम की US बेस्ड कंपनी है, स्प्रिंकलर, उसका एक टूल है जो उन्होंने डेवलप किया था, उसको केरला गवर्नमेंट ने यूज़ किया डेटा कलेक्शन के लिए। जो क्वारंटीन, जो भी पेशेंट्स हैं, क्वारंटीन लोग हैं, उनके सिम्टम्स और उनकी हेल्थ कंडीशन को चेक करने के लिए, ताकि वो डेटा आगे डॉक्टर्स को फॉरवर्ड कर सकें और डॉक्टर्स उसके हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें और वो पैटर्न को समझ सकें। इसलिए उन्होंने इस टूल का यूज़ किया जो स्प्रिंकलर नाम की एक US कंपनी ने डेवलप किया था। और अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिस केरला की थोड़े दिन पहले तक लगातार तारीफ़ें हो रही थी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का कितना बढ़िया यूज़ किया है, बाकी सब कंट्रीज़ को भी उसे अडॉप्ट करना चाहिए, उनका जो डेथ रेट है वो भी सिर्फ 3 ही लोग मरे हैं वहाँ पे, जबकि वहाँ पे केसेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो 600 से 700 केसेस शायद हैं। तो उस अकॉर्डिंग भी जाओगे आप तो 5-6% निकालने जाओगे तो डेथ रेट उनकी बहुत कम, उन्होंने कंट्रोल कर लिया बहुत कम पे। तो ये काफ़ी एक सरप्राइजिंग था, काफ़ी अच्छा उनका मॉडल था, काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा था। लेकिन उसके बीच में अचानक से कंट्रोवर्सी आ जाती है। डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नॉर्मल है, कभी कभी आपके अच्छे मूव्स होते हैं, उनके अगेंस्ट भी आपको
पॉलिटिकल अपोजिशन झेलना पड़ता है, यही पॉलिटिक्स होती है। तो जो भी है इसके फैक्टर्स आगे समझते हैं हम, यही डेमोक्रेसी है। चाइना के अंदर होता तो शायद ऐसा नहीं हो रहा होता। तो किस तरीके से ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है? तो कंट्रोवर्सी शुरू होती है जब केरला में अपोजिशन के लीडर हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलते हैं कि जो ये डेटा कलेक्शन हो रहा है ये लोगों की कंसेंट के बिना हो रहा है। तो लोगों की कंसेंट के बिना डेटा कलेक्शन होना, ये वैसे ही लोगों को सुन के थोड़ा शॉकिंग लगता है, कंट्रोवर्शियल सी बात है। उसके बाद में दूसरी बात ये बोलते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस होता है वो इन्होंने फॉलो नहीं किया है, और इससे ये होगा कि जो कंपनी डेटा कलेक्ट कर रही है वो डेटा लेके और फार्मा कंपनीज़ को सेल कर देगी, और उससे लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो फार्मा कंपनीज़ के पास चली जाएगी, और वो उसके बाद में मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को। उसके बाद में तीसरा इन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया था वो कि क्यों केरला गवर्नमेंट ने एक फॉरेन फर्म के साथ में ये डील साइन करी, जबकि उनके पास में लोकल इंस्टीट्यूट से लोकल उनका खुद का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी था, केरला का स्टेट आईटी मिशन था। तो फिर क्यों आपको एक फॉरेन फर्म के साथ में एक डील ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ी, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। उसके बाद में एक चीज़ और ऑपोजिशन ने कही कि ये जो डिसीजन है वो यूनिलेटरल था। यूनिलेटरल डिसीजन सीएम ने लिया, क्योंकि इनके एक फ्रेंड है जो कंपनी के ओनर है वो केरला के ही हैं, और इस वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। अब बेसिकली केरला आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी इंडेक्स होते हैं उनमें यूजुअली टॉप करता रहेगा। एजुकेशन इंडेक्स हो, चाहे वो अवेयरनेस इंडेक्स हो, चाहे वो करप्शन इंडेक्स हो, या फिर हेल्थ इंडेक्स हो, तो उन चीज़ों में आपको ये पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसी का आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि अगर यूनिलेटरल डिसीजन यहाँ पे लिया गया है एक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ पे स्टेट में तो सिर्फ सीएम ही होता है, तो उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि हम एक ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है। कुछ भी इस क्रिटिसिज्म में गलत नहीं है, मैं नहीं मानता कुछ भी गलत है। जबकि अगर हम सेंटर में देखेंगे तो यूनिलेटरल डिसीजन अक्सर लिए जाते हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का हो, जीएसटी का हो, जहाँ पे स्टेक होल्डर सारे स्टेट्स भी हैं, क्योंकि जीएसटी रोल आउट स्टेट्स को करना है, स्टेट्स के रेवेन्यू पे डायरेक्ट असर आने वाला है। डिमोनेटाइजेशन से पूरी कंट्री को हैम्पर होना था। तो कई ऐसे डिसीजन है जो दिल्ली में हम अकेले ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा कंट्री उसको क्वेश्चन नहीं कर पाता है। लेकिन केरला जैसे एक छोटे से स्टेट में आपको क्वेश्चनिंग देखने को मिलती है, तो ये एक वेल्दी डेमोक्रेसी की साइन है। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसको समझेंगे ज़रूर, इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद में गवर्नमेंट का क्या कहना है इसके ऊपर कि केरला गवर्नमेंट अपने आप को कैसे डिफेंड कर रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने जो भी ये डील साइन करी है इसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करें। सबसे पहली बात तो हमने ये फ्री सर्विस ली है जो स्प्रिंकलर है उनसे, और ये हमने एक सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉरी, एक फैसिलिटी होती है, उसके तहत हमने ये काम किया। यानी केरला गवर्नमेंट किसी भी तरीके से स्प्रिंकलर को कुछ पैसा पे नहीं करने वाली है। और केरला गवर्नमेंट ने अचानक से डेटा कलेक्शन करना था, और डेटा कलेक्शन के बाद में उसका जो मैनेजमेंट था उसके लिए कोई टूल नहीं था, उसकी ज़रूरत थी हमें, और स्प्रिंकलर के पास ऑलरेडी टूल तैयार था। उनको बस उसे केरला के हिसाब से कस्टमाइज़ करना था, और उन्होंने फटाफट से कस्टमाइज़ करके हमें दे दिया। इसीलिए हमने स्प्रिंकलर के साथ में ये डील साइन करी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक बात और कही कि उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था स्प्रिंकलर के साथ में उसे रिलीज़ कर दिया। उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो स्प्रिंकलर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो प्राइवेसी को फॉलो करने के लिए ट्रेन किए गए हैं, वो पूरा इंडिविजुअल प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक कमेटी भी बनी हुई है जिसके तहत ये लोग मॉनिटर करते हैं कि प्राइवेसी किसी की भी है उसका ध्यान रखा जाए, किसी का भी डेटा लीक ना हो। तो ऐसा कहना है फर्म का, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ये चीज़ें मेंशन है। लेकिन एक चीज़ हुई है कि वहाँ पे जो पोर्टल था केरला गवर्नमेंट का, वो सिटीजन सेंटर स्प्रिंकलर.com से चेंज होकर सिटीजन सेंटर केरला .gov.in हो गया है इस कंट्रोवर्सी के बाद में, इससे पहले नहीं था। और एक और चीज़ हुई कि जो केरला के सीएम थे उन्होंने बोला कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, तो मैं नहीं मानता कि ऐसी चीज़ों को मुझे ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देना चाहिए। ये बेसलेस एलिगेशंस हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। एक केरलाइट था, यानी उनका कहना है कि स्प्रिंकलर के जो ओनर हैं उन केरलाइट ने हेल्प करना चाहा और उन्होंने हेल्प करी, और हम लोगों ने उनकी जो हेल्प है उसे एक्सेप्ट किया। उनका सिर्फ इतना सा कहना है। अब कोर्ट क्या चाहता है गवर्नमेंट से, तो कोर्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। बेसिक क्वेश्चंस ये हैं कि आपने लॉ डिपार्टमेंट है उससे कंसल्ट क्यों नहीं किया, आपने बिना कंसल्टेशन के क्यों अकेले मूव करने की सोची। और दूसरा ये चाह रहे हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन वही कि आपने फॉरेन फर्म्स को ये क्यों दिया कॉन्ट्रैक्ट, क्यों आपने जो लोकल फर्म्स हैं हमारे सामने उनको आपने छोड़ दिया, लोकल इंस्टीट्यूट्स को इग्नोर किया। तो ये भी मेरे हिसाब से तो अप्रिशिएटिंग होना चाहिए कि ज़रूरी है क्वेश्चनिंग भी, ताकि चेक एंड बैलेंसेस बने रहते हैं हमेशा। तो चेक एंड बैलेंसेस एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मेन जो कंसर्न है कोर्ट का वो प्राइवेसी को लेके है। तो प्राइवेसी को लेके हाई कोर्ट का कहना तो यही है कि अगर कहीं से भी डेटा का ब्रीच होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को माना जाएगा। और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करने को बोला, ये मैंने आपको बताया जैसे 24 तारीख को। तो ये बेसिकली कंट्रोवर्सी थी। अब केरला के कॉन्टेक्स्ट में इस कंट्रोवर्सी का क्या असर है, आप मान लीजिए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसी कंट्रोवर्सी होती तो मुझे नहीं लगता इतना हाईलाइट हो पाती या फिर लोग इसको ज़्यादा जान पाते, क्योंकि हम जो बेसिकली आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो ऐसे डिस्कशंस या फिर ऐसी
ऐसी चीज़ों को लेकर डिस्कशंस नहीं किया जाता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में उतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अगले साल केरला में इलेक्शन होने वाला है। ऊपर से जो केरला की गवर्नमेंट है वो हमेशा हरबिंगर रही है। हरबिंगर का मतलब जो हो कभी भी आप देखेंगे मसाल लेके जो आगे चलने वाला लीडर होता है किसको, किसी भी चीज़ में किसी भी काम में, वो हमेशा हरबिंगर रही है प्राइवेसी की। जो डेटा आधार लॉ था, आधार वाला हमारा जो प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हमेशा केरला गवर्नमेंट ने सेंटर को अपोज किया कि ये इंडिविजुअल की प्राइवेसी का जो हनन करती है। तो इस टाइप के माहौल में अगर गवर्नमेंट के ऊपर, खुद केरला गवर्नमेंट के ऊपर अगर ऐसी एलिगेशंस लगती है तो वहाँ के लोगों के बीच में इनका गलत इंप्रेशन जा सकता है, वो भी इलेक्शन ईयर में। तो ये इनको थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकती है ये चीज़। तो इसी को लेके ये आर्टिकल था। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, आपको ये कंट्रोवर्सी समझ में आ गई होगी, और आपको ऑयल प्राइसेस वाला आर्टिकल भी समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए आज एक नई चीज़ कर सकता हूँ, और आई थिंक मैं करता हूँ। चलो कि एक और हम एडिटोरियल है वो उसको डिस्कस करेंगे। वो आज इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा स्पेशल है, उसके अंदर कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है, वो मैंने 2-3 जगह पढ़ा था। तो यूबीआई का उसमें रोल है, थोड़ा सा वो देखने को मिलेगा। वो कैसे है मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी के थ्रू, डी राजा, जो लर्निंग फ्रॉम लेनिन करके एक इन्होंने आर्टिकल लिखा है। और आज लेनिन की 150th एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी। तो उनको रिमेंबरिंग लेनिन करके उन्होंने आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या कम्युनिज्म का रोल है, क्या लेफ्ट या क्या सोशलिज्म एक रोल प्ले कर सकता है, क्या उसने आज से 90 साल पहले रोल प्ले किया था, उसको उन्होंने हाईलाइट करते हुए वापस से रिवाइव करने की कोशिश की है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और आप समझ के देखिए कि किस तरीके से एक आइडियोलॉजी जो आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया में छा गई थी, अचानक से जो मोनार्की थी, जो डेमोक्रेसी थी, सब चीज़ें एक तरफ हो गई, और अचानक से जो सोशलिज्म है उसकी लहर आई। और उससे रशिया जैसे रशिया जैसा बड़ा कंट्री खड़ा हुआ, जो आज भले ही उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक वक्त पे वो अपने टाइम में एक तगड़ा कॉम्पिटिटर रहा। उसने हमेशा एक लीडरशिप दिखाई। और उसके अलावा जो चाइना जैसे कंट्रीज़ हैं जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, वो एक बड़े जाइंट के रूप में निकल के आ गए। तो कैसे कम्युनिज्म पैदा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। थोड़ा सा एक आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री देखने को मिलेगी इस आर्टिकल के अंदर। और एक और यूबीआई का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ में बताऊंगा, जो इस आर्टिकल के अंदर तो नहीं है, लेकिन वो मैंने किसी और आर्टिकल के अंदर पढ़ा था, लेकिन आपको मैं इसको कनेक्ट करके बताऊंगा कि अभी क्या हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि 1917 के अंदर रशिया में एक रिवॉल्यूशन आया था जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और उसके अंदर जो बोल्शेविक पार्टी थी, लेनिन की बोल्शेविक पार्टी थी। लेनिन का नाम था वाल्दिमिर इलीचे लेनिन। लेनिन रशिया के लीडर थे जिन्होंने, जार होता है रशिया के अंदर, जार होता था, राजा को जार बोलते थे वो लोग, जैसे यहाँ पे क्वीन बोला जाता है, और हमारे यहाँ पे मुगल वगैरह थे, तो उस तरीके से वहाँ पे जार डायनेस्टी थी। और 1917 में जार को वहाँ से हटा दिया जाता है और लेनिन वहाँ पे पावर में आते हैं, और वो उसके बाद में सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। और वो सोशलिज्म को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट दुनिया को दिखाते हैं कि यूरोप जैसे जो यूरोप जैसे डेवलप नेशन थे उस वक्त पे, आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटेन ने इतनी वेल्थ एक्यूमुलेशन कर रखी थी, फ्रांस वहाँ पे था, यूएस उतना ज़्यादा मजबूत नहीं था। वो भी एक खौफ खाने लग जाते हैं रशिया के सोशलिस्टिक मॉडल से, कि उन्हें लगता है कि क्या उनकी जो राजशाही है वो अचानक से जैसे रशिया में चली गई है वैसे चली जाएगी, और क्या लेबर क्लास टेक ओवर कर लेगा। तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा डरा देने वाली थी उनके लिए, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो पॉलिटिकल क्लास था उसके लिए। तो सोशलिज्म फिर उसके बाद में अचानक से चलते चलते कॉलेज कैसे हो जाता है, क्या होता है, ये चीज़ तो खैर अभी पूरी बता नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में सोशलिज्म कहाँ से शुरू हो सकता है, फिर क्या सोशलिज्म के जो कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमको अभी भी देखने को मिल सकते हैं। अभी हुआ ये है कि आपको देखने को मिलेगा कि वेल्थ का एक्यूमुलेशन जो एक फिक्स परसेंटेज जो लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा हो गया। अब उस वजह से क्या हो गया कि लेबर क्लास है उसका जो जितना भी अर्निंग है वो कम हो गया, उनका इनकम अचानक से गिर गया। एक रेंटियर कैपिटलिज्म को जन्म मिला है। रेंटियर कैपिटलिज्म वो होता है जहाँ पे आप कॉपीराइट वगैरह या फिर बॉन्ड्स वगैरह खरीद के उनसे कैपिटल एक्यूमुलेट करते रहते हो, आपको रिसोर्सेज वगैरह यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, आप सिर्फ वैसे ही एक चीज़ बना दोगे और उसके बाद उससे पैसा बनता रहेगा। जबकि जो कैपिटलिज्म का एक्चुअल कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर आपको एडम स्मिथ की फ्री इनविजिबल हैंड थ्योरी सुनने को मिलेगी, वो फ्री मार्केट की कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकता है, जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल ना हो, सबको अलाउ किया जाए मार्केट और इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसकी बात करते थे जो एडम स्मिथ थे, जो कैपिटलिज्म के फादर भी माने जाते हैं। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो रेंटियर कैपिटलिज्म है। रेंटियर कैपिटलिज्म की शुरुआत होने 1960s और 70s के बीच में देखने को मिलेगी। 1960s और 70s में रेंटियर कैपिटलिज्म शुरू होता है, और आज वो बहुत ही वर्चस्व पे आप देखेंगे कि जो गूगल या फिर फेसबुक जैसी कंपनीज है, वो एक कंपनी के पास में इतनी सारी वेल्थ है, एक गिने चुने लोगों के पास में इतनी ज़्यादा वेल्थ है कि जो लेबर क्लास है या फिर जो डिप्रेस सेक्शन है, उनका जो इनकम लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है, और एक जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है अमीर और गरीब के बीच में। तो ऐसे में हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है।
क्योंकि जब वर्ल्ड इकोनॉमी अचानक से गिर चुकी है, ग्लोबली हमको एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। आपको ये भी आईएमएफ के लगातार आप वो प्रेडिक्शन सुन रहे होंगे कि नेगेटिव ग्रोथ होने वाली है कई कंट्रीज़ की। इंडिया की ग्रोथ को वो लोग अभी तक तो पॉजिटिव रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसे भी नेगेटिव बता दें। तो कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी जहाँ पे श्रिंक करने वाली है, तो वहाँ पे क्या यूबीआई की ज़रूरत पड़ने वाली है। आने वाले टाइम में हमको यूबीआई एक नया नॉर्म देखने को मिलेगा जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है यूबीआई के ऊपर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिबेट होने वाली है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है, जो आपने शायद मई 2019 के इलेक्शन में भी सुना होगा। कांग्रेस ने प्रपोज किया था, उन्होंने बात की थी कि हम 72,000 रुपीज़ हर इंडिविजुअल को देंगे, और उस तरीके से हम जो गरीब है उसको देने की बात की थी उन्होंने। और उसके थ्रू वो एक यूबीआई का एक बेसिक सा छोटा सा मॉडल था। यूबीआई हालांकि उससे काफ़ी उसके वेरियस मॉडल्स हो सकते हैं, उसमें आप सभी को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक क्लास को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें वो काफ़ी डिबेट वाला टॉपिक है या फिर काफ़ी अलग बात है। लेकिन आप बेसिक आइडिया जान लीजिए कि यूबीआई के बारे में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में पक्का जाएगी। और आज जो भी आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी वो ओवर फाइनेंसिंग की वजह से देखने को मिलेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल ये इकोनॉमी तो कोलैप्स करने ही वाली थी, क्योंकि इस इकोनॉमी का मॉडल ही गलत था। यहाँ पे जो पैसा है वो ओवर फाइनेंसिंग हो गई थी। जितना जो आपको रियल मार्केट में कैपिटल्स नहीं है, जितनी चीज़ें नहीं है, उससे ज़्यादा फाइनेंसिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू फेडरल बैंक ने कर दी थी। तो मार्केट्स को गिरना ही था। अब आप देखेंगे कि कई बार मार्केट तब उठ रहे होते हैं इंडिया के अंदर जब लगातार इंडिया का इकोनॉमी गिर रहा होता है, और कई बार मार्केट तब गिरेंगे जब इकोनॉमी उठ रहा होता है। तो बिल्कुल ये अलग पैटर्न जो हमको मार्केट का, शेयर मार्केट का और इकोनॉमी का देखने को मिल रहा है, वो क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो फाइनेंशिंग है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो बिल्कुल डीलिंक हो गया है। तो उसके डीलिंकेज की वजह से एफपीआईज आते हैं, कब आएंगे कब चले जाएंगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी। तो आपके जो शेयर मार्केट है या इक्विटी मार्केट है, वो आपकी इकोनॉमी की कंडीशन को उतना बढ़िया से आज नहीं दिखा पा रहे हैं। आई होप कि आपको ये आर्टिकल पसंद आएगा। आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें और उसके बाद में अपने आइडियाज़ सोचें। कैपिटलिज्म या सोशलिज्म क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहा? ये एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। क्या कैपिटलिज्म हमारे सामने आगे का सॉल्यूशन है? ये और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे एक बहुत बड़ा गरीब तबका है, जहाँ पे एक ह्यूज पॉपुलेशन है, क्या वहाँ पे कैपिटलिज्म काम करेगा, या फिर इंडिया को सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ लानी चाहिए, या क्या इंडिया की पॉलिसीज़ आज भी सोशलिस्टिक हैं? तो इस चीज़ के बारे में आपको एक अच्छा सा आइडिया मिलेगा। और आई होप कि आज का एडिटोरियल, आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी सजेशंस है, कुछ भी इंप्रूवमेंट के लिए आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ रिव्यू है आपके पास में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वी विल इम्प्रूव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।